ये जो मैडनेस चल रहा है, इन्वेस्टर बुरा फंसने वाले हैं इस मैडनेस के अंदर। जो समझदारी के साथ कर रहा है इन्वेस्ट वो तो नहीं फंसेगा, लेकिन जो मैडनेस पागलपन की तरह इन्वेस्ट कर रहा है वो डेफिनेटली बहुत बुरा और बहुत लंबे समय तक फंसने वाला है। अभी एक अपडेट है, कोटक म्यूचुअल फंड सस्पेंड लमसम इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर ईटीएफ। कोटक म्यूचुअल फंड ने अपने सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, जो कोटक का सिल्वर म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है। क्यों पता है? क्योंकि जो मैडनेस नैस्डैक 100 ईटीएफ के अंदर चल रही थी मोतीलाल वाले के पहले, वो अभी सिल्वर ईटीएफ के अंदर चल रही है। अभी क्या सिचुएशन हुआ कि कल के डेट में, पिछले डेट में, निप्पॉन इंडिया का जो सिल्वर ईटीएफ है वो 9% अप था मार्केट खुलते खुलते, 9%। और एक्चुअल में जो सिल्वर ट्रेड करता है, जैसे जो एमसीएक्स पे ट्रेड करता है सिल्वर का फ्यूचर, उसका जो दिसंबर फ्यूचर था वो पॉइंट समथिंग डाउन ही था, मतलब पॉजिटिव में भी नहीं था। तो एक्चुअल में जो सिल्वर है वो पॉजिटिव में भी ट्रेड नहीं कर रहा था, वो निगेटिव में ही था थोड़ा बहुत। लेकिन जो ईटीएफ है सिल्वर का, वो 9% ऊपर चढ़ा हुआ था और 1 घंटे तक लगभग चढ़ा हुआ था। अब जिसने खरीद लिया होगा 9% ऊपर, वो तो बेफालतू में 9% का नुकसान उसको तो सीधा सीधा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक्चुअल प्राइस से 9% ज्यादा प्राइस देकर उसने सिल्वर ईटीएफ खरीदा। और यही पागलपन के कारण कोटक ने अपना जो सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड है उसके अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट बंद करवाया है, ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब यही पागलपन चल रहा था नैस्डैक 100 ईटीएफ के अंदर, और यही पागलपन अब यहाँ पे गोल्ड सिल्वर इन सब में शुरू हो चुका है। क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, बैसनेस के चक्कर में लोग बस भागे जा रहे हैं सोना चांदी के अंदर। ये भी नहीं देख रहे कि वो एक्चुअल प्राइस में भी खरीद रहे हैं या 9%, 10%, 15% प्रीमियम देकर वो खरीद रहे हैं। क्योंकि ईटीएफ के अंदर एक्चुअल प्राइस पे ही बाइंग हुई, ये तो है नहीं, ये है नहीं। और कई बारी हम इन चीजों को बात कर चुके हैं कि ईटीएफ का प्राइस सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी सप्लाई से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जब हम किसी सिल्वर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वो एक्चुअल आईएनएवी के हिसाब से ही इन्वेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो फंड मैनेजर, जैसे कोटक ने कैसे लमसम बंद कर दिया, तो अगर उसको दिखेगा कि कुछ दिक्कत हो रही है, प्राइस बहुत प्रीमियम पे जा रही है, तो वो रुक जाएगा। लेकिन हम जब डायरेक्टली खरीदते हैं ईटीएफ तो आईएनएवी नहीं देखते। अब इसका मतलब ये नहीं कि ईटीएफ बुरा है भाई। सिल्वर गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ईटीएफ ही अभी सबसे सस्ता ऑप्शन है और सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद म्यूचुअल फंड अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आप आईएनएवी तो देखो, उसका एक्चुअल प्राइस तो देखो उसका। गोल्ड सिल्वर खरीद रहे हो तो अब क्या हो रहा है कि खरीदने वाले लोग ज्यादा है, बेचने वाले लोग कम है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कोई अभी बेचना नहीं, जो खरीद के रखा हुआ है वो बेचना नहीं चाह रहा, और नए लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं। क्रिएट हो रही है, नई यूनिट्स भी क्रिएट हो रही है, लेकिन जिस रफ्तार से सप्लाई आ रहा है, डिमांड उससे ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। और लोग ये भी नहीं समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसा ही चलते जाने वाला है, चलते जाने वाला है, चलते जाने वाला है। एक तो लोग प्रीमियम देके खरीद भी रहे हैं और समझते ही नहीं है ये लोग हिस्ट्री का डेटा देख के कि यहाँ पे म्यूटेड फेज भी 8-8, 10-10 साल का आ सकता है। फिर एक तो प्रीमियम खरीद लोगे और 7-8 साल तक पैसा नहीं बनेगा, फिर क्या करोगे? तो गोल्ड सिल्वर खरीदना भी सही है अपने हिसाब से, ईटीएफ के थ्रू खरीदना भी सही है, लेकिन पागलपन की तरह खरीद कर आप मतलब 10-5 मिनट एक्स्ट्रा लगाकर अगर देख लो, समझ लो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर खरीदो, तो आप नुकसान से बच जाओगे, लंबे समय तक फंसने से बच जाओगे। तो सब सही है, गलत आप हो क्योंकि गलती के करके आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कृपया ध्यान रखें, पागलपन की तरह इन्वेस्ट नहीं करें। सेम यही कहानी कर रहे थे नैस्डैक 100 ईटीएफ के साथ। वो तो 15-15, 20-20% प्रीमियम पे लोग खरीद रहे थे, और फिर जब प्रीमियम खत्म हुआ तो काफी नीचे है, अभी भी काफी प्रीमियम पे है। फिर भी जितने भी जो यूएस वाले जितने ईटीएफ है, माफांग वगैरह, नैस्डैक वगैरह, अभी भी काफी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो उन सबको जब दिक्कत होगी तो दिक्कत होगी सबको। वैसे ही गोल्ड सिल्वर काफी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था कल, तो जब वहां पे परेशानी होगी तो सबको परेशानी होगी, जो लोग ऊपर में इन्वेस्ट कर लिए, प्रीमियम देके खरीद लिए हैं।
तो दिमाग थोड़ा सा लगाओ, INAV चेक करो। INAV जिस भी ETF को आप खरीद रहे हो उसकी म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे, मतलब उसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस कंपनी की, उस पे आपको उस ETF की INAV दिख जाएगी। कभी कभी किसी किसी ETF का तो जीरोधा के ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे ही INAV दिखा देता है। तो इस सब चीज को थोड़ा सा आप कर लोगे तो लॉन्ग टर्म की परेशानी से आप बच जाओगे, नुकसान से बच जाओगे। कल TCS का रिजल्ट आया और टाटा एलेक्सी का भी रिजल्ट आया। टाटा एलेक्सी का रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं था, प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ईयर ऑन ईयर डाउन देखने को मिले। लेकिन TCS का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा, मैं एक तरीके से कहूंगा, देखने को मिला। जैसे अगर आप रिजल्ट देखते हो TCS का, तो इनका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट उन्होंने जो एस्टिमेट थे उनको बीट किया है। जो एबिट है उसने भी एस्टिमेट को बीट किया है। जो मार्जिन है उसने नहीं बीट कर पाया, कह सकते हो थोड़ा बहुत बीट किया है एक तरीके से, एस्टिमेट को मार्जिन ने भी थोड़ा बहुत बीट किया है। नेट प्रॉफिट भी मतलब बीट नहीं करते हुए दिख रहा है। जैसे नेट प्रॉफिट की जो एस्टिमेशन की वो ऑलमोस्ट 12,600 करोड़ की थी और 12,000 करोड़ के आसपास, 12,075 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट दिख रहा है। अब ये नेट प्रॉफिट ना 13,000 करोड़ से ऊपर दिखता है, मतलब नेट प्रॉफिट में भी इन्होंने बीट कर ही दिया था। लेकिन इन्होंने वन टाइम एक एक्सपेंस किया है, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट दिखाया है उन्होंने एक्सपेंस में, जो कि लगभग 1150 करोड़ का, 1135 करोड़ का वन टाइम कॉस्ट दिखाया है। तो अगर उसको हम ऐड कर लेते हैं नेट प्रॉफिट में, तो इन्होंने नेट प्रॉफिट में भी एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है। तो ठीक है, स्टॉक मार्केट इसको जैसा भी रिएक्ट करे, लेकिन मेरे ओपिनियन में तो जितने बुरे हालात लग रहे थे वैसे हालात में, मतलब ये टैरिफ इशू, H1B वीजा इशू, फिर सर्विसेज को भी लेकर उसको पे भी टैरिफ लगाने का जो इशू आ रहा है, उन सबके बीच में जो ये परफॉर्मेंस है TCS की लीडिंग IT कंपनी होने के बावजूद, जो कि मुझे लगता है कि काफी बढ़िया। अब स्टॉक मार्केट इसको अच्छा न माने, बेचने, TCS को बेचने लगे या IT में ना उतना हो, वो तो पता चलेगा आज शाम तक कि क्या होता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस दिखाई है रेवेन्यू प्रॉफिट के मामले में, मुझे लगता है अच्छी दिखाई है। इसके बाद जो कमेंट्री आई है वो भी काफी अच्छा था। इन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने पे बात की है, ट्रांसफॉर्मेशन करने पे बात की है, AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, डाटा सेंटर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, तो वो सब चीज काफी मतलब अच्छी मानी जा सकती है। जैसे कहा, TCS अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन बिल्ड वर्ल्ड क्लास AI इंफ्रास्ट्रक्चर, 1 gigawatt capacity AI data center in India. Its boards also approved the acquisition of List engaged with deep capabilities in Salesforce. तो काफी मतलब जो बातें थी ना कि इंडियन कंपनी अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही है, तो इस बार इनकी जो बातें आई हैं उसमें ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग AI वगैरह पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और AI रिलेटेड सर्विस कंपनी सबसे बड़ी बनना चाहती है TCS। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो सब कुछ मतलब अच्छा देखने को मिला यहाँ पे। एट्रिशन को लेकर डेटा इन्होंने साझा नहीं किया और न ही वर्क फोर्स को लेकर डेटा साझा किया। जैसे पिछली बार कहा था कि हम, पिछली बार ये बीच में न्यूज आई थी कि ये लोग काफी अपना ऑलमोस्ट 2% ग्लोबल जो इनका वर्क फोर्स है उनको हटाने वाले हैं, ले ऑफ करने वाले हैं, तो उसको लेकर कुछ इन्होंने अपडेट नहीं दिया है। बट ओवरऑल प्रॉफिट रेवेन्यू वाइज जो है वो ठीक ठाक ही यहाँ पे दिख रहा है। तो शुरुआत जो हुई है वो तो ठीक ठाक ही हुई है। टाटा एलेक्सी इतना बढ़िया नहीं कर पाई यहाँ पे, लेकिन TCS काफी बढ़िया कर पाई है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे देते हैं। सबसे पहला आशीष अग्रवाल, सर मेरे पास 11 लाख है लेकिन सोच रहा हूँ SIF करूँ या SIP करके इन्वेस्ट करूँ, गोल लॉन्ग टर्म में अप्रोक्स 30 इयर्स। SIF के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, SIF के अंदर मिनिमम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट जाएगी। लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी SIF एक नया प्रोडक्ट है, आपके पास 11 ही लाख का मतलब कॉर्पस ही है, तो उम्मीद इसके बेहतर ऑप्शन ये होगा कि कम से कम 3 म्यूचुअल फंड के अंदर उसको बांट के और वीकली बेसिस पे इन्वेस्ट कर दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। डाइवर्सिफाइड भी इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा। SIF के अंदर एक ही प्रोडक्ट में आपका पैसा चला जाएगा पूरा, और अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च ही हो रहे हैं, तो इनका कैसा क्या रहने वाला है, कम से कम भाई 2-3 साल तो देखो कि क्या ये कर रहे हैं, उसके बाद इनके अंदर इन्वेस्ट करने की सोच है। दूसरा केस ये था, कम से कम 25-30 लाख का पोर्टफोलियो हो तब तो 10 लाख SIF में डाल दोगे। 10 ही लाख का पोर्टफोलियो होगा तो 10 लाख पूरा का पूरा SIF में थोड़ी ना डाल दोगे।
तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। 3 म्यूचुअल फंड, 4 म्यूचुअल फंड, जिस टाइप का, या फिर अगर गोल है 4-5 तो उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करना बेटर ऑप्शन है। जैसा गोल है, जितने टाइम पीरियड का गोल है उसके अकॉर्डिंग लार्ज, मिड, स्मॉल ये सेलेक्ट करके डालना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित जी का है, क्या सर गोल्ड डाउन जाएगा क्या आने वाले टाइम में? डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं हमेशा बढ़ते जाएगा। अब कहाँ से डाउन जाएगा ये तो भाई किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ 10-20% तक डाउन जा सकता है एनी टाइम, कहीं से भी गिरना शुरू हो सकता है। लेकिन गिरना मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी आपकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है चाइना जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स की। इंडिया, चाइना, रसिया, इन जैसे बड़ी बड़ी सेंट्रल बैंक कंट्रीज की सेंट्रल बैंक की बात हो रही है। तो ये लोग जब तक खरीद रहे हैं तब तक जाना मुश्किल है, और यही लोग बेचेंगे तभी गिरेगा ही, या यही लोग खरीदना बंद करेंगे तभी कंसोलिडेशन का भी फेज आएगा। क्योंकि हम लोग जो खरीदते हैं, जो मतलब नॉर्मल इंसान खरीदता है, वो थोड़ा बहुत खरीदता है, उससे प्राइस थोड़ा बहुत ही मूव करती है, इतना मूव नहीं करती है। तो नहीं पता कब तक गिरेगा, क्या होगा, कैसे होगा। बेस्ट अप्रोच यही होगा कि एसेट एलोकेशन फॉलो करें, अपनी एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग या तो एसआईपी करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, डेट सब में वैसे करें, या फिर अपना नॉर्मल जैसे भी करते हैं एसेट एलोकेशन आपको फॉलो करना है। फिजिकल के रूप में करें या डिजिटल के रूप में करें। ये नहीं सोच सकते कि कब गिरेगा कब चढ़ेगा, ये हमारे बस की चीज नहीं है। फैज जी का क्वेश्चन है, सर एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना सही रहेगा? डेफिनेटली सही रहेगा, क्यों नहीं सही रहेगा। देखो, सबसे बेस्ट तरीका जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का है, अब जिनको फिजिकल पसंद है उनके लिए तो बेस्ट फिजिकल ही होगा, या फिर अगर किसी जरूरत कोई ऐसे आ गई जिसके कारण फिजिकल खरीदना है तो वो तो फिजिकल ही होगा। नहीं तो बेस्ट तरीका पहले सॉवरेन गोल्ड फंड था, अब उसको सॉवरेन गोल्ड को सरकार ने बंद कर दिया इशू करना। तो उसके बाद ईटीएफ जो है वो सबसे सस्ता तरीका है सोना खरीदने का, वहां पे मेकिंग चार्ज, टैक्स, ये सब बहुत सारा बच जाता है। अगर ईटीएफ नहीं खरीदना चाहते तो म्यूचुअल फंड सबसे सही तरीका है इन्वेस्ट करने का। बेटर ईटीएफ को 1 नंबर पे रखा जा सकता है, दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड को रखा जा सकता है, और तीसरे नंबर पे मैं कहूंगा भाई मैं तो फिजिकल गोल्ड को ही रखूंगा। डिजिटल गोल्ड तो एकदम ही बेकार है, वहां पे तो बाकी सब तो छोड़ो, प्राइस ही इतना ज्यादा मिसमैच बाई सेल का होता है कि, तो इसलिए ईटीएफ खरीदो और टेंशन फ्री रहो। अगर गोल्ड खरीदना है तो, या म्यूचुअल फंड खरीदो, टेंशन फ्री रहो। और ईटीएफ अगर खरीदते हो तो ध्यान रखना कि एक्चुअल प्राइस में खरीद रहे हैं, ये प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं सोना खरीदने में। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।